हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। तो ये धातु और अधातु के बारे में है चैप्टर। धातु क्या है, अधातु क्या है, वो हमने देखना है। तो पदार्थ जो है दो तरह के होते हैं, कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं। तो वो कैसे हमें पता लगेगा, उसके लिए कुछ हम भौतिक गुण देखेंगे, कुछ उनके रासायनिक गुण देखेंगे। भौतिक गुण होते हैं जो हमें बाहर से देखने से पता चलते हैं, उसके रंग, रूप, आकार से। और जो रासायनिक गुण हैं वो उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं से, रासायनिक परिवर्तनों से पता चलते हैं। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक गुण क्या क्या है जिसके हिसाब से हम पदार्थों को धातु और अधातु के रूप में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वस्तुओं के नाम दिए हुए हैं, अलग अलग वस्तुएं हैं और उनकी दिखावट यहाँ पर और उसकी कठोरता यहाँ पर ये दी है। तो सबसे पहले आयरन, लोहा। लोहा देखने में कैसा होता है, चमकदार होता है या निष्प्रभ। निष्प्रभ मतलब जिसमें कोई चमक ना हो। और सामने कठोरता भी है, जो ज़्यादा कठोर है या कम कठोर है वो आपने लिखना है। तो यह इस तरह का टेबल आपने अपनी कॉपी में बनाना है और उसमें अलग अलग चीज़ों के नाम लिखकर, यहाँ अलग अलग पदार्थों के नाम लिखकर उसकी चमक है उसमें कि नहीं और उसकी कठोरता कैसी है वो लिखनी है। जैसे लोहा लिया तो लोहा चमकदार होता है। तो आपको कोई, अगर आपने पुराना लोहा लिया है तो उसको रगड़ कर देखें। तो ऐसे ही आपने बाहर से नहीं देखना है, बाहर उसमें पॉलिश भी हो सकती है या हो सकता है बाहर से उसकी चमक खराब हो गई हो। तो उसको अगर खुरच कर देखें किसी जैसे लोहे की कील से, किसी तीखी चीज़ से, तो उसके अंदर से कैसा नज़र आ रहा है वो आपने देखना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ चीज़ें चमकदार हैं और कुछ चमकदार नहीं हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें इसमें कठोर होंगी, कुछ कठोर नहीं है। जैसे कोयले की बात करें तो वो कठोर नहीं है, वो आसानी से टूट जाता है। तो जो जो चीज़ें आपके आसपास हैं उनमें से उन पदार्थों के आपने नाम लिखने हैं और उनको देखना है आपने कि कौन कौन सी उसमें से चमकदार है, कौन सी चमकदार नहीं है, कौन सी कठोर है, कौन सी कठोर नहीं है। इसमें लोहा, कोयला, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तांबा। उसके अलावा आप सोना, चांदी, ये चीज़ भी लिख सकते हैं, इसमें प्लास्टिक लिख सकते हैं। तो इस तरह से कुछ चीज़ों के नाम लिखकर आप उनको सामने दिखावट और कठोरता उनकी लिख सकते हैं। तो यहीं पर आपके जो हैं वो दो टाइप के पदार्थ अलग अलग होना शुरू हो जाएंगे। एक ऐसे जो चमकदार हैं, दूसरे ऐसे जो चमकदार नहीं हैं, और इसी तरह से ऐसे जो कठोर हैं लेकिन कुछ ऐसे जो कठोर नहीं हैं। तो यहीं से हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें धातु हैं और कौन सी अधातु हैं। धातु जो है ज़्यादातर चमकदार होते हैं, देखने में दिखावट उनकी चमकदार होती है। अधातु निष्प्रभ होते हैं, कम चमकदार होते हैं या चमक नहीं होती है। और कठोरता की भी बात करें तो धातु जो है वो कठोर होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं ज़्यादातर सभी धातु, और अधातु जो है वो कठोर नहीं होते हैं। तो यहीं से धातु अधातु के भौतिक गुण आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये है, लोहे की कील को हथौड़े से पीट कर आप देख सकते हैं। तो ये भी आप एक्टिविटी में कर सकते हैं। तो लोहे की कील को जब आप ऐसे पीटेंगे बार बार तो आप देखेंगे कि वो जो है वो फैल रही है। लोहे की कील जो है उसकी शेप चेंज हो जाती है, वो फैलना शुरू हो जाती है। पहले वो गोलाई में थी, बेलनाकार थी, वो फैलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के जो गुण होता है इसे हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात यानी कि चोट, वर्धनीयता यानी कि फैलना। तो चोट मारने से जो चीज़ें फैल जाती हैं वो धातु होती हैं। तो उसके लिए भी इस तरह का आप टेबल बनाकर उसमें कर सकते हैं। लोहे की कील है, इसको हथौड़े से पीटा, आघात वर्धनीयता चेक की, तो आकार में परिवर्तन हुआ या नहीं, हाँ या नहीं, तो वो लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे आप हाँ। कोयले का टुकड़ा लें, उसको हथौड़े से मारें तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, टूट जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टुकड़े हो गया, नहीं होती उसमें आघात वर्धनीयता। एल्यूमिनियम की तार या कोई भी तार आप लें, फिर से उसमें आघात वर्धनीयता होती है, वो चपटा हो जाता है। पेंसिल लेड, पेंसिल के अंदर जो होती है लेड, पेंसिल लेड जो है वो एक्चुअल में ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है, वो कोयले की तरह ही। तो उसको भी आप देखेंगे तो वो भी टुकड़े हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अलग अलग चीज़ों के लिए ये टेबल बना सकते हैं और वहाँ से हमें पता लग जाएगा कौन कौन सी चीज़ों में आघात वर्धनीयता होती है और कौन सी चीज़ों में आघात वर्धनीयता नहीं होती है। तो लोहा, एल्यूमिनियम, ये जो ले रहे हो आप, सोना, चांदी, इनको जब आप पीटोगे तो ये फैल जाते हैं, तो ये धातु हैं। और जो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, फैलते नहीं हैं, वो अधातु हैं। तो ये गुण हुआ आघात वर्धनीयता। ऐसे ही हम ऊष्मा और विद्युत की चालकता भी चेक कर सकते हैं। ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं कि नहीं।
तो आप किसी चीज़ को गर्म करके देखें, उसका एक सिरा गर्म करने से अगर वो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है तो उसमें चालन हो रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें चालन नहीं होता है। लोहे में चालन हो जाता है, लोहे को आप गर्म करें एक सिरे से, वो दूसरे सिरे से भी गर्म हो जाता है। लकड़ी की बात करें, लकड़ी को आप एक सिरे से जलाएं, गर्म करें, तो दूसरा सिरा उसका गर्म नहीं होता है, तो वो सुचालक नहीं है, वो कुचालक है। इसी तरह से आप जो है विद्युत की चालकता भी चेक कर सकते हैं। विद्युत की चालकता के लिए इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पिछली क्लास में भी आपने किया होगा ये। तो सेल लेकर उसमें 2 तारें इस तरह से लगाई हैं, ये टॉर्च का बल्ब यूज़ किया है। बीच में से तार को काट के वहाँ पर हम अलग अलग चीज़ें लगाकर चेक कर सकते हैं कि वो जलता है या नहीं जलता है, बल्ब जलता है या नहीं जलता है। तो आप देखेंगे लोहे की कील लगाई है यहाँ पर, तो ये बल्ब जल रहा है, तो लोहा जो है वो विद्युत का चालक है, सुचालक है। लकड़ी लगाएंगे यहाँ पर, इस जगह आपने लकड़ी लगा दी तो ये बल्ब नहीं जलेगा, तो लकड़ी कुचालक है। तो जो चीज़ें सुचालक हैं वो धातु होती हैं, जो कुचालक हैं वो अधातु होती हैं। तो वही यहाँ पर चालकता ये दी हुई है, वैद्युत चालकता, सुचालक या कुचालक। तो लोहे की कील सुचालक, गंधक सल्फर कुचालक, कोयला कुचालक, तांबे की तार सुचालक। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों के बारे में लिख सकते हैं। ये वैद्युत चालकता है। ऐसी ऊष्मा चालकता की भी बात कर सकते हैं। गर्मी किसके अंदर आ जाती है, गर्म करने से एक सिरे को दूसरे सिरे तक गर्मी किस में पहुंच रही है, वो भी सुचालक और कुचालक हो सकते हैं। तो ये भी इसका भौतिक गुण है, इसके हिसाब से भी हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें धातु हैं और कौन सी अधातु हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है तन्यता। तन्यता क्या है? ये ऐसा गुण है जिसमें किसी भी वस्तु को खींचकर तार में बदला जा सकता है। तो खींचकर तार में जिसको बदला जा सके वो धातु होते हैं, जिसमें ये तन्यता नहीं होगी वो अधातु होंगे। तन्यता, खींचकर तार बनाना। तो इसमें आप जानते ही हैं, तांबे के तार आपने देखे हैं, आपके घर में जो तार इस्तेमाल होती हैं बिजली की तार, उसमें अंदर तांबे की तार होती है। तो कोयले की तार क्यों नहीं होती? क्योंकि कोयले को जब आप खींचेंगे, जोर लगाएंगे उसमें, तो वो टूट जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे उसके, और साथ में उसमें विद्युत की चालकता भी नहीं होगी। तो तार जितने भी हैं, कपड़े सुखाने की तार वो धातु की बनती है, लोहे की बनती है। तो वो तार के रूप में जिस जिस चीज को खींचा जा सकता है वो धातु है, और इस गुण को कहते हैं हम तन्यता। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गए कुछ गुण। 1-2 गुण और रह गए। एक हमने चमक की जो बात की थी वो, और दूसरा यहाँ पर ये आ गया, ध्वनि पैदा होती है। आप घंटी बजा कर देखें, उसमें टन की आवाज आती है, लेकिन लकड़ी के टुकड़े को या प्लास्टिक के किसी डिब्बे को उसमें आवाज़ करें आप, तो उसमें वैसी टन की आवाज़ नहीं आएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं धातु जो है वो ध्वनिक होते हैं, उनसे टन की आवाज़ आती है, उसमें आवाज़ गूंजती है। तो धातु ध्वनिक होते हैं और अधातु जो हैं वो ध्वनिक नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम धातुओं के कुछ गुण कह सकते हैं कि धातु जो है वो कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं, आघातवर्धी होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनिक होते हैं, और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुओं के उदाहरण क्या हो गए? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोना, चांदी, ये सारे की सारी चीजें धातु हैं। तो धातु ये भौतिक गुणों के आधार पर कह दिया। तो ऐसे जितने भी पदार्थ होंगे जो कठोर होंगे, चमकीले होंगे, आघातवर्धी यानी कि जिनको आप चोट करें फैल जाएं, तन्य यानी कि खींचें तार बन जाए, ध्वनिक उनको चोट करें तो उस पर ध्वनि उत्पन्न हो, उसमें से टन की आवाज़ आए, और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हों। तो ऐसे पदार्थ जितने भी होंगे उन्हें हम धातु कहते हैं, और धातु के उदाहरण भी साथ में आ गए। और ऐसे पदार्थ जो कठोर नहीं है, मुलायम है, चमकीले नहीं हैं, जो चोट करने से फैलते नहीं हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, या जिनको खींचकर तार नहीं बन सकती, जिनसे टन की आवाज़ नहीं आती यानी कि ध्वनिक नहीं है, और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। तो यहीं से दोनों की परिभाषाएं बन जाएंगी। अधातुओं के कुछ उदाहरण यहाँ दिए, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये उदाहरण है। इसमें जो कार्बन है वो कोयले में आपने देखा है, ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ है जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉस्फोरस ये माचिस की तीली में जो आगे लगा होता है वो फॉस्फोरस है। तो ये सब अधातु हैं। तो ये भौतिक गुणों के हिसाब से हमने धातु और अधातु अलग किए।
अब उसके बाद धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों की यहाँ पर बात है। तो रासायनिक गुणों में हम कुछ अभिक्रियाएं देखेंगे। सबसे पहली अभिक्रिया यहाँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया यानी कि जलाने से क्या होता है उनका, या ऑक्सीजन के साथ लंबे समय तक रहें तो क्या होता है, वो हमने देखना है। तो जंग लगने की जो घटना है वो तो हम जानते ही हैं, पिछली क्लास में हमने जंग लगने के बारे में डिटेल में पढ़ाई है। सबसे पहले वही देखा है यहाँ पर। जंग लगना क्या होता है उसके लिए हमने पिछली क्लास में भी ये रिएक्शन देखी है कि आयरन, ऑक्सीजन और जल, ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। लोहा तो चाहिए, लोहे के साथ 2 चीज़ें और होंगी तभी जंग लगेगा, एक ऑक्सीजन और दूसरा जल। तो इससे क्या होता है, आयरन ऑक्साइड बनता है। तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ये मैग्नीशियम रिबन वाली भी पिछली क्लास में की हुई है। मैग्नीशियम जो है उसमें को जब जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्साइड बनते हैं। तो आयरन और मैग्नीशियम ये धातु हैं। धातु जो हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। आयरन ने ऑक्सीजन के साथ की तो आयरन ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना मैग्नीशियम ने जब ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तो ये बनते हैं। अब ये बनते जो हैं इनकी प्रकृति कैसी है वो हमने चेक करना है। तो ये जो जंग है उसको हमने पानी में घोला, जो जंग जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं रासायनिक रूप में, तो वो जंग लिया, उसको पानी में आपने मिक्स किया, इस तरह से जंग का आपने विलयन बनाया। उसको हमने चेक करना है कि वो क्या करता है लिटमस के साथ, उसकी प्रकृति चेक करनी है, लाल लिटमस और नीले लिटमस से। इसी तरह से मैग्नीशियम जो हमने जलाया तो उसको हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, उसको जल में घोला, तो उसके बाद उसकी प्रकृति चेक करनी है। तो हम इनको देखेंगे कि ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला करते हैं तो इसका मतलब है कि वो क्षारीय हैं। तो यहीं से धातुओं के गुण हमें पता लग गया ऑक्सीजन के साथ, कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं, और उसका जब हम जलीय विलयन बनाते हैं, पानी में घोलते हैं, तो वो लाल लिटमस को नीला करते हैं, यानी कि वो क्षारीय होते हैं। और अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातुओं का भी यहाँ एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये सल्फर का, कि सल्फर का पाउडर लें, उसको जलाएं इस तरह से एक बंद जार के अंदर। जलाने से उसमें गैस बनेगी, उस गैस को अंदर इकट्ठा कर लिया, क्योंकि गैस को हमने पानी में घोलना है। जैसे हमने अभी धातुओं के बारे में देखा, वैसे ही अधातु में भी जो बनता है उसको हमने पानी में घोलना है, लेकिन अधातु में यहाँ पर गैस बन रही है। तो सल्फर का पाउडर लिया, उसको जलाया, जलाने के बाद जो गैस बनी उसको यहाँ हमने इकट्ठा किया इस जार के अंदर, और उसमें हमने फिर एकदम से खोलकर पानी डाल देना अंदर, और उसमें पानी को अच्छे से हिलाना है। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो गैस बनी है वो पानी में घुल जाएगी। और उसको फिर चेक करें लाल लिटमस और नीले लिटमस से, तो क्या होता है वो हमने यहाँ देखना है। तो अभी हमने जो किया, सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं कि क्या होती है। जो गैस बनी सल्फर की ऑक्सीजन के साथ वो बनती है सल्फर ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। उसमें हमने पानी मिक्स किया तो सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3 बनता है। अब नाम से ही पता चल रहा है ये अम्ल है, तो ये नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो सल्फर जो अधातु था वो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो धातु अधातु दोनों ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जब उसको पानी में घोला जाता है तो धातु जो है वो लाल लिटमस को नीला कर रहे थे, अधातु जो है उनका जो ऑक्साइड बना है वो नीले लिटमस को लाल कर रहा है। यानी कि धातु जो है वो क्षार बना रहे हैं, अधातु अम्ल बनाते हैं। तो ये यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुछ अम्ल और क्षारों के नाम यहाँ पर लिखने के लिए भी कहा गया है इस टेबल में, वो भी आप कर सकते हैं। क्षार का नाम जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कैल्शियम जो है धातु है। सल्फ्यूरिक अम्ल लिया यहाँ पर, इसमें सल्फर है, अधातु है। इसी तरह से आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं यहाँ, इसमें मैग्नीशियम धातु होगी। यहाँ पर अम्ल की बात करें तो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हैं, उसमें क्लोराइड यानी कि क्लोरीन अधातु होगी। तो इस तरह से अलग अलग धातु के जो है क्षार बनेंगे, अधातुओं से अम्ल बनेंगे। तो क्षार के अंदर हमेशा धातु मिलेगा, यहाँ पर आप धातुओं के नाम लिखेंगे, और अम्ल के अंदर हमेशा अधातु मिलेगा, यहाँ पर अधातुओं के नाम आ जाएंगे। इसके बाद है जल के साथ अभिक्रिया। अभी हमने देखी ऑक्सीजन के साथ, अब है जल के साथ, कि जल के साथ क्या होता है इनका। तो उसके लिए यहाँ पर ये सोडियम की ली हुआ है। सोडियम एक धातु है, ये बहुत कठोर नहीं होती है,
ये थोड़ा सॉफ्ट होती है। हमने बात की थी कि धातु ज़्यादातर कठोर होते हैं, ज़्यादातर बोला था, सभी धातु नहीं, कुछ धातु जो है वो कम कठोर होते हैं। तो सोडियम जो है ये ऐसा धातु है जो कम कठोर है, इसको चाकू से ही आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन ये बहुत अभिक्रियाशील होता है। इसको अगर हम खुले में ऐसे ही रखें तो ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ ये तेज़ी से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है कि आप छोटा सा सोडियम का टुकड़ा लें और उसको जो है एक रुई के अंदर लपेट दें और उसको फिर पानी से भरे हुए बर्तन में डाल दें। तो आप इस तरह से देखेंगे कि पानी में डालते ही वो आग पकड़ लेगा इस तरह से। तो बहुत अभिक्रियाशील है, पानी के साथ ही आग पकड़ लेता है। ऐसे पानी तो आग बुझाता है, लेकिन सोडियम ऐसी चीज़ है जो अभिक्रिया करती है पानी के साथ। पानी के साथ ये बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, इसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है और ऊष्मा की वजह से आग लग जाती है। तो बहुत गर्म हो जाता है और उस वजह से वो आग पकड़ लेता है। तो इसलिए जो है सोडियम जो है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में इसलिए रखते हैं ताकि वो हवा या पानी के संपर्क में ना आए। तो वही यहाँ पर ये सोडियम जो है जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, लेकिन ज़्यादातर और धातु जो है वो ऐसा नहीं करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अधातु की भी बात की है। अधातु में फास्फोरस एक सक्रिय धातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो इसलिए उसे जल में रखा जाता है। तो फास्फोरस जो है वो बहुत अभिक्रियाशील है, माचिस की तीली में आगे यही लगा होता है, इस वजह से वो आग पकड़ता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आई कि जल के साथ ज़्यादातर धातु और अधातु अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु भी अभिक्रिया नहीं करते हैं और अधातु भी नहीं करते हैं, लेकिन सोडियम या पोटेशियम जैसे धातु जो बहुत अभिक्रियाशील हैं ये करते हैं और आग पकड़ लेते हैं। इसी तरह से अधातु भी नहीं करते हैं, लेकिन एक बहुत अभिक्रियाशील अधातु है फास्फोरस, ये करता है ऑक्सीजन के साथ, जल के साथ नहीं करता, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आपको एक्सरसाइज में कि सोडियम को जो है वो मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो वहाँ यही आएगा कि ये बहुत अभिक्रियाशील है, जल में ये आग पकड़ लेता है, अभिक्रिया करता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। फास्फोरस को पानी में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये हवा में खुला रखने से अभिक्रिया कर लेता है, आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट है अम्लों से अभिक्रिया। अम्ल के साथ क्या होता है? तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से क्या होता है, उसके लिए यहाँ पर जो है एक एक्टिविटी दी है। इसमें अलग अलग परख नलियाँ ली हैं, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला है। ये ABCDEF ये परख नलियाँ ली हैं और उसमें प्रत्येक परख नली में 5-5 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला है। अब इसमें अलग अलग हम धातु और अधातु डाल कर देखेंगे। तो धातु अधातु डाले उसमें तो अलग अलग अभिक्रिया करते हैं, लेकिन उसके पास जो है वो अगर माचिस की जलती हुई तीली लेकर जाएं तो पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। एकदम से वो आग पकड़ता है और आवाज़ आती है, पॉप की ध्वनि आती है। तो वो एकदम से आवाज़ क्यों आई और आग क्यों पकड़ी? क्योंकि धातु जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। वो हाइड्रोजन गैस जो है वो आग एकदम तेज़ी से पकड़ती है, तो इसलिए जलती हुई माचिस की तीली लेकर जाएं तो वो ध्वनि सुनाई देती है और तेज़ी से आग पकड़ती है वो। तो यही है यहाँ पर कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है और पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ पर ये टेबल है, इसमें यहाँ पर धातु अधातुओं के नाम दिए हैं, कौन कौन से हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम स्कूल में मिलें और प्रैक्टिकल करें। कुछ धातु हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करेंगे, कुछ धातु हैं जो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। तो अलग अलग अम्लों से अभिक्रिया करते हैं धातु और हाइड्रोजन गैस बनती है और पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। अधातु नहीं करते हैं। इसी तरह से क्षारों से अभिक्रिया है। उसके बाद क्षारों से क्या क्या अभिक्रिया होती है, किस किस की होती है? तो यहाँ भी उसी तरह से होगा कि क्षारों से जो है धातु अभिक्रिया करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनती है और उसी तरह से पॉप की ध्वनि सुनाई देती है माचिस की तीली लेकर जाएं तो धातु अभिक्रिया कर रहे हैं अम्लों से भी, क्षारों से भी। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रियाएं थोड़ी जटिल हैं, तो उनकी हम यहाँ बात ही नहीं करेंगे, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो
यहाँ पर हम इतना ही कहेंगे कि धातु जो है वो अम्लों से भी अभिक्रिया करते हैं, क्षारों से भी। हाइड्रोजन गैस बनती है, माचिस की जलती हुई तीली लेकर जाएं तो पॉप की ध्वनि सुनाई देती है और आग तेजी से वो पकड़ती है। उसके बाद है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं, उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, ये लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का। यहाँ पर ये एक्टिविटी है, हमने ये अलग अलग यहाँ पर विलयन लिए हैं। क्या क्या विलयन लिए हैं? 5 ये बीकर लिए हैं, A B C D E। बीकर A में कॉपर सल्फेट है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट हम जानते हैं नीले रंग का होता है, तो उस वजह से ये नीले रंग का सॉल्यूशन बना है। बीकर B में भी हमने कॉपर सल्फेट लिया है यहाँ पर। बीकर C जो है इसमें जिंक सल्फेट लिया है, यहाँ पर रंगहीन नजर आएगा आपको सॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आयरन सल्फेट लिया है। आयरन सल्फेट जो है ये थोड़ा सा हरे से रंग का होता है, तो इस वजह से ये हरा सा नज़र आएगा। यहाँ पर कलर ये ठीक दिया नहीं है वैसे। नेक्स्ट है फिर से ये जिंक सल्फेट लिया है। तो 5 लिए हैं, 5 में से 2 में कॉपर सल्फेट है A और B में, 2 में जिंक सल्फेट है C और E, और एक जो है ये D, इसमें आयरन सल्फेट लिया है। अब ये जो पांचों थे इसमें ये डाले हैं हमने। पहले वाले में जिंक का टुकड़ा डाला है, दूसरे में लोहे की कील डाली है, C वाले में तांबे की छीलन यानी कि कॉपर जो होता है तांबा उसके टुकड़े डालें, D में भी तांबे की छीलन कॉपर तांबे के टुकड़े डालें, और E में लोहे की कील डाली है। तो इस तरह से ये डाला इसमें। कुछ टाइम तक इसको ऐसे रहने के बाद फिर हम देखेंगे क्या क्या इसमें परिवर्तन हुए। तो वो ये परिवर्तन यहाँ नीचे दिए हुए हैं। तो पहला जो नीले रंग का था वो थोड़ा सफ़ेद से रंग का होना शुरू हो जाएगा। दूसरा B जो था नीले रंग का वो थोड़ा हरे रंग का आ गया है। बाकी अगले 3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ इनमें। तो इनमें हम क्या देख रहे हैं वो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि सबसे पहला था कॉपर सल्फेट, इसमें जिंक डाला तो यहाँ पर अभिक्रिया हुई, चेंज हुआ, रंग बदल गया। कॉपर सल्फेट फिर से लिया, उसमें कील डाली थी B वाले में, उसमें भी अभिक्रिया हुई, रंग बदल गया। लेकिन अगले 3 में कोई रंग नहीं बदल रहा है। तो यहाँ से हम इनमें देख सकते हैं कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा कम अभिक्रियाशील है। कॉपर सल्फेट में जिंक डाला तो जिंक सल्फेट बनता है, यहाँ से ये कॉपर को हटा देता है और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाता है, यानी कि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है जिंक, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करता है कॉपर से ज़्यादा तेज़ी से। इस वजह से हम अगर इसको सीक्वेंस में रखें तो मैं जिंक को ऊपर लिख सकता हूँ Zn और कॉपर को नीचे लिख सकता हूँ ये Cu, क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तभी उसने अभिक्रिया की। इसी तरह से अगर हम दूसरे की बात करें तो इसमें कॉपर सल्फेट और आयरन लिया था लोहा, तो इसमें भी अभिक्रिया हुई। इसमें कॉपर सल्फेट फिर हट गया और आयरन आ गया, उसमें आयरन सल्फेट बना, तभी वो हरे रंग का बना था। तो आयरन जो है Fe उसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ और कॉपर को नीचे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ों में ये पता लग रहा है कि जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। यहाँ लग रहा है पता कि लोहा जो है वो कॉपर से ज़्यादा, तांबे से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि तांबा सबसे कम अभिक्रियाशील है। अब जिंक और आयरन में कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है उसके लिए हम नेक्स्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये लास्ट वाली जो है इसमें जिंक सल्फेट लिया था और उसमें आयरन डाला था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब लोहा जो है वो कम अभिक्रियाशील है, तभी वो उसको नहीं हटा पा रहा है। तो हमारे तीनों का सीक्वेंस जो है वो इस तरह से बन सकता है कि सबसे ऊपर जिंक है, उसके नीचे आयरन है और उसके नीचे कॉपर है। तो इस तरह से हम इसकी अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में लिख सकते हैं कि जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, आयरन उससे कम अभिक्रियाशील है और कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर जो ये अभिक्रिया हुई इन्हें हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया, जिंक सल्फेट बन गया, तो ये विस्थापन किया उसने, और विस्थापन वही कर पाएगा जो ज़्यादा अभिक्रियाशील हो। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है इसका अभिक्रिया जो हुई, कॉपर सल्फेट था, जिंक डाला, जिंक सल्फेट बना, कॉपर अलग हो गया, तो जिंक सल्फेट खुद इसकी जगह आ गया कॉपर की जगह और कॉपर को अलग निकाल दिया। इसे हम कहते हैं विस्थापन, मतलब एक की जगह दूसरे का आ जाना और उसको हटा देना, किसी चीज को हटा देना, उसे हम कहते हैं विस्थापन। तो जिंक ने विस्थापन कर दिया क्योंकि जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर अभिक्रियाशीलता आपने याद रखनी है, जिंक सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, आयरन उससे कम और कॉपर सबसे कम।
तो अब मैं बोलूँ कि कॉपर सल्फेट है और उसमें आयरन डाला तो अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगा। लेकिन आयरन सल्फेट लिया, उसमें कॉपर डाला तो विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो ये यहाँ पर अभिक्रियाशीलता की आ गई यहाँ पर बात, और विस्थापन अभिक्रिया। और उसके बाद यहाँ पर है धातुओं और अधातुओं के उपयोग। तो धातु और अधातु कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं उसके लिए ज़्यादा हमें वैसे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हम चारों तरफ देख सकते हैं अपने कहाँ कहाँ धातु इस्तेमाल हो रहे हैं, कहाँ कहाँ धातुओं की बात करें तो लोहा है, क्योंकि कठोर होते हैं धातु, इसलिए कठोरता जहाँ चाहिए, मजबूती चाहिए, तो वहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। जहाँ पर फैलाने की, पीट कर फैलाने की ज़रूरत है तो वहाँ पर धातुओं का इस्तेमाल हो सकता है। जहाँ तार बनाने की ज़रूरत है वहाँ धातु का इस्तेमाल होगा। जहाँ ऊष्मा की या विद्युत की चालकता की ज़रूरत है वहाँ पर धातुओं का इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से धातुओं का इस्तेमाल हम वहाँ वहाँ करेंगे जहाँ जहाँ उनके गुणों का इस्तेमाल होगा। तो तार बनाने के लिए, सिक्के बनाने के लिए लोहे के सिक्के वो उससे बनाए जा सकते हैं, चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, इसलिए जो छत में टीन की चादर लगती है वो धातुओं की बनी होती है। तो इस तरह से धातुओं के अलग अलग इस्तेमाल हैं। अधातुओं का मेन है, क्योंकि अधातु हम चारों तरफ जो है वो आसानी से देख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। ऐसा अधातु जो हमारे लिए जीवन के लिए आवश्यक है, जो हम सांस लेने के लिए अंदर लेते हैं, तो अधातु जो है सांस लेने के लिए ज़रूरी है। कौन सा अधातु है वो? तो वो है ऑक्सीजन। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में किया जाता है, उर्वरक खाद के रूप में किया जाता है, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो वो कौन से हैं? वो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसमें नाइट्रोजन है, उसके अलावा फॉस्फोरस है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण के लिए, पानी को साफ करने के लिए किया जाता है, क्लोरीन है, वो आ जाएगा। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलेन एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है इस्तेमाल, बीटाडीन होता है, उसमें आयोडीन होता है, तो वो आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे अधातु जो हैं वो हमें पता लगेंगे कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। उसके बाद क्या क्या सीखा वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, और उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनको करने की कोशिश करें, और जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब इनको हम फेयर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।